इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मींस होता है आपका चार्ज और स्टैटिक मींस होता है रेस्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज, बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट कंडीशन। जब चार्ज रेस्ट पर होगा तब चार्ज पर किस तरह का बिहेवियर शो करेगा वो, उसकी स्टडी करने की जो ब्रांच होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, चार्ज की स्टडी करते हैं हम लोग इसमें कैसी कंडीशन पर, रेस्ट कंडीशन पे। जब चार्ज मूव करेगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जो करंट वगैरह वाला जो चैप्टर आएगा आपका, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला जो चैप्टर आएगा वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और फिर इसके बाद वाला जो चैप्टर है कैपेसिटर, वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें हम लोग चार्ज की स्टडी करेंगे एट रेस्ट कंडीशन पर। तो चार्ज की स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोगों को चार्ज के बारे में पता चाहिए होना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज चार्ज, तो आप क्या बोलोगे, चार्ज क्या है, व्हाट इज चार्ज? कोई बता सकता है चार्ज क्या है? तो चार्ज जनरली कोई चीज नहीं है, चार्ज क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी जिसके कारण वो दूसरी अदर चार्ज बॉडीज को क्या करे, अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज, ठीक है। तो चार्ज एक्चुअल में एक प्रॉपर्टी है। तो आप लिखोगे व्हाट इज चार्ज में, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which it attract or repel another charge body, it attract or repel another charge bodies, दूसरी चार्ज बॉडीज को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चार्ज। 2 मिनट बेटा, ये तो पता ही होगा आपको। चार्जेस जो होते हैं वो, चार्जेस 2 तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होता है बॉडी पर और नेगेटिव चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो सर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। देखो अभी पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा। सबसे पहले तो यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या यूनिट होती है, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। इंद्र ने बोला कूलम,
तो फिर एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है फिर? आई बराबर क्यू बाई टी, सुना आपने? करंट बराबर होता है क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो चार्ज की यूनिट एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसका दूसरा नाम है कूलाम। तो जनरली हम लोग कूलाम ही यूज करेंगे, लेकिन एम्पियर सेकेंड भी आ जाएगा तो उसका मतलब भी क्या होता है? कूलाम ही होता है। ठीक है, 1 एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू 1 कूलाम। ये SI यूनिट होगी चार्ज की। चार्ज की SI यूनिट होती है एम्पियर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या होती है? चार्ज की सीजीएस यूनिट होती है ESU। ESU इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ESU। इसके अलावा एक और यूनिट होती है दैट इज EMU, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। दोनों की वैल्यू में अंतर है, ऐसा नहीं कि ESU और EMU सेम है। ये EMU कब यूज करते हैं? व्हेन चार्ज इज मूविंग। जब चार्ज आपका मूव कर रहा हो तो उस समय हम लोग चार्ज की जो यूनिट लगाएंगे वो EMU लगाएंगे। और आप ये मत समझना कि 1 EMU और 1 ESU बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। इसके अलावा वन अनदर यूनिट उसे बोलते हैं हम लोग फैराडे। उसे क्या बोलेंगे? फैराडे। ठीक है, फैराडे, एक होता है फैराड और एक होता है फैराडे। तो फैराड जो होता है वो कैपेसिटर की यूनिट होती है, और फैराडे जो होती है वो यूनिट होती है चार्ज की। तो फैराड और फैराडे में कंफ्यूज मत होना। 1 फैराडे का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज लेंगे दैट इज कॉल्ड 1 फैराडे। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। याद रखो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव और प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, मैं E की वैल्यू लिख देता हूं इसको, E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन लेंगे तो प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, दैट इज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नीट्यूड इसका वही होगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव ले लेंगे और प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव ले लेंगे। तो मैंने क्या बोला? 1 फैराडे का मतलब है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। मेरे को अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड देखो, 1 फैराडे इक्वल टू कितना होगा? 1 मोल का मतलब होता है कितना? 6.023 इंटू 10⁻23। सुना होगा आपने अवागाड्रो नंबर, 6.023 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स लेने, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और मेरे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल चार्ज निकल जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आप, तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू जो आएगी वो आएगी 96500 कूलम। इसकी वैल्यू आएगी 96500 कूलम। तो 1 फैराडे इक्वल टू होता है 1 फैराडे इक्वल होता है 96500 कूलम। आपको ये याद रखना है, 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम। ठीक है, इसके अलावा 1 ESU और 1 EMU कितना होता है, इसको भी निकालते हैं हम लोग। सर हाँ, नीचे से नहीं नोट किया था, नोट नहीं किया? नीचे वाला से।
कोई बात नहीं, जाएगा वीडियो में देख लेना, है ना। 1 ESU और 1 EMU की वैल्यू क्या होती है? 1 ESU ये होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर, सॉरी 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 ESU, क्योंकि ESU जो है वो छोटी यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, और कूलम जो है ऐसा यूनिट है, तो 1 कूलम इक्वल टू कितना हुआ? 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 ESU। और 1 कूलम इक्वल टू कितने EMU? 1 कूलम इक्वल टू 1/10 EMU। अब यहां पर ये EMU इज आल्सो अ सीजीएस यूनिट, लेकिन ये कब यूज होगी? जब चार्ज आपका मूव करेगा। ESU एंड EMU बराबर नहीं होते। 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU के। इट मींस 1 EMU इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 EMU इक्वल टू हो जाएगा 10 कूलम के। तो आप यहां पर देखोगे कि सीजीएस यूनिट की वैल्यू ग्रेटर आ रही है एज कंपेयर टू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट बड़ी आ रही है। वो केवल इसी केस में होता है जिसमें सीजीएस यूनिट जो है उसकी वैल्यू बड़ी आती है एज कंपेयर टू एसआई यूनिट। ठीक है, तो 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 EMU। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब देखते हैं हम लोग बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, क्यों आता है। तो मुझे ये पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। मान लो मैंने कोई एटम ले लिया, कोई भी एटम ले लो, सपोज करो क्वेश्चन यहाँ पर टॉपिक डाला हाउ बॉडी गेट्स चार्ज, हाउ बॉडी गेट्स चार्ज। तो कोई भी एटम लेते हैं, कार्बन का एटम लेते हैं, कार्बन के एटम में कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है आई थिंक 6 होता है। उसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे को सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मतलब है, तो मैं 6 प्रोटॉन लिखूंगा। इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे होता है। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ पे नीचे इतना लिख दिया 6 प्रोटॉन, और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं? ठीक है, इसके बाहर मान लो 6 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, अलग अलग पोजीशन होती है, मैंने एक ही में दिखा दिया। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है और सेंटर में 6 प्रोटॉन है। इस पे नेट चार्ज कितना है अभी? इस पे नेट चार्ज कितना है इस एटम पर? एक एटम ये ले लिया ए, एक एटम ले लिया बी। नेट चार्ज 0 होगा, न्यूट्रल है। ठीक है, नेट चार्ज कितना होगा? 0, 6 प्रोटॉन, और इधर भी कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियली इस पर, इनिशियली देखो किसी भी बॉडी पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखो, Q बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू E कूलम। तो याद रखो Q इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इस पे? इनिशियली 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और वैसे 0 आएगा, और QV भी कितना होगा आपका? 0 कूलम दोनों पे। तो कोई भी एटम जो होता है वो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली कोई किसी भी एटम पर 0 चार्ज होता है। ठीक है, कोई भी एटम जो होगा वो इनिशियली उस पर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। अब सपोज करो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन हो गई। या फिर आफ्टर ट्रांसफरिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिख दो आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
अब एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो गया तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 5। इसके पास कितने बचे? 6 प्रोटॉन। तो अब इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? QA इक्वल टू, इसको QA डैश बोल देते हैं हम लोग, 6 प्रोटॉन माइनस 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन बचे, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई कूलाम। तो कितना आ जाएगा? प्लस ई कूलाम। ई की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आप चाहो तो उसमें कन्वर्ट कर सकते हो, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और बी वहां पे देखो, बी पर अब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया इसमें, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो QB डैश कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गया, इंटू ई इंटू कूलाम। तो हो जाएगा माइनस ई कूलाम, और यू कैन राइट एज माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। दैट इज QB डैश। ये हो गया QA डैश, ये हो गया आपका QB डैश। तो बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने क्या करा? इलेक्ट्रॉन दिया, और इसने क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन लिया। तो बॉडी जब इलेक्ट्रॉन देती है तो बॉडी पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लेती है तब बॉडी पे आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है? बॉडी पे जब if a body lose electron, एक पॉइंट लिख लो, if a body lose electron, it will get positively charged, and if body gain electron, it will get negatively charged। बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है? अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। एक बार क्वेश्चन आया था, नीट में आया था या जेई में आया था, पता नहीं किसमें, शायद जेई में आया था। आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन है, इफ a body get positively charged, its mass, option A increases, option B decreases, option C remains same, option D can't say anything। remain same sir। बताओ क्या आंसर होगा अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है? राइट आंसर क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। ठीक है? और नेगेटिवली चार्ज होता तो इंक्रीज करता। ठीक? अब आता है इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो मुझे बताओ चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? आपने शायद पढ़ा भी होगा 10th में।
Sir, attract. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Yes, sir. Charge neither be created nor be destroyed. ये सब पढ़ा था आपने? Yes, sir. और इसके अलावा कुछ नया बताओ यार। Charge has quantization. चार्ज हैज क्वांटाइजेशन, ये नया है। ठीक है, तो उसमें भी आते हैं हम लोग। चलो लिखो चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। पहला लिखो, चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मास but mass can be possible without charge। इसका मतलब है अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज दे रखा है, मान लो 1 कूलाम 2 कूलाम, कोई भी चार्ज दे रखा हो, तो उस बॉडी पर डेफिनेटली मास होगा। तो उस बॉडी पे हम लोग डेफिनेटली क्या करेंगे, मास कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में चार्ज आता कैसे, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि खाली स्पेस था, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अपन ने होल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेमीकंडक्टर में, तो होल में हम लोगों ने क्या देखा था, होल कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है तो एक वैकेंट स्पेस बनाता है, उसको हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया था। वो होल पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया था। मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन, हमने लिखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं है, केवल वैकेंट स्पेस है, लेकिन हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लिया, और पॉजिटिव चार्ज का मास जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एज अ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इसलिए मास ऑफ होल हमने ग्रेटर लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अगर किसी बॉडी पे आप चार्ज कंसीडर कर रहे हो तो उस पर आपको मास भी कंसीडर करना पड़ेगा। विदाउट मास चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, चार्ज इज इन वेरिएबल क्वांटिटी, in variable quantity, but mass is variable quantity। क्या बोल रहा है ये कि चार्ज जो है वो इनवेरिएबल है, मतलब चार्ज कभी चेंज नहीं होता, जबकि मास जो है वो चेंज हो जाता है। तो कभी आपने सुना कि मास चेंज होते हुए? मास इज अ वेरिएबल क्वांटिटी, मास वेरी करता है, जबकि चार्ज जो है वो वेरिएबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। उसने बोला कि किसी बॉडी का जो मास होता है m, वो इक्वल टू होगा m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये इक्वेशन कभी देखा आप लोगों ने? मैंने आप लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो 0 होता है। ये m0 जो है जाता है, ये होता है रेस्ट मास, मतलब जब बॉडी रुकी हुई है तब उसका मास कितना है। ठीक है, सपोज करो कोई बॉडी लाइट, c क्या है यहाँ पे, c है स्पीड ऑफ लाइट, v क्या है आपका, v है आपका जिस बॉडी की जो स्पीड है, किस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है। अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास क्या होता है, बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत ही बढ़ता है लेकिन बढ़ता है। फिर जितनी स्पीड बढ़ाते जाएंगे उसका मास उतना ही बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वो अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड पे पहुंच जाए, v की वैल्यू कितनी हो जाए, c हो जाए, तो देखो क्या होगा, c स्क्वायर बाय c स्क्वायर,
तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया यहाँ पे 0। तो m0 बाय 0 क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1 बाय 0। इन्फिनाइट। m0 बाय 0 कितना होगा इन्फानाइट। तो उस बॉडी का मास कितना हो जाएगा इन्फानाइट। अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से मूव करेगी तो उसका मास हो जाएगा इन्फानाइट। ठीक है, इसलिए अभी तक कोई भी ऐसी बॉडी नहीं बन पाई जो लाइट की स्पीड से मूव कर पाए। तो लाइट की स्पीड आपकी एक लिमिट है, उसको आप बोल सकते हो जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्पीड। इससे ज्यादा हम लोग बॉडी की स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि वहां पर जाके उसका मास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। मैं आपको साइक्लोट्रॉन पढ़ाऊंगा, तो हमें साइक्लोट्रॉन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं हम लोग। तो वहां पर उसका ड्रॉबैक है कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेते उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है काफी हल्का होता है कंपेयर टू आपके जो दूसरे पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल वगैरह। तो उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम होता है, तो वो बहुत जल्दी स्पीड गेन कर लेता है, और इतनी स्पीड गेन कर लेता है कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है। तो जो साइक्लोट्रॉन का सेटअप है, ठीक है, वो बंद हो जाता है, आपका खराब हो जाता है, बंद हो जाता है, जो भी मान लो, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट बंद हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की स्पीड पे पहुंच जाता है और उसका मास क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल नहीं करते, साइक्लोट्रॉन वो पढ़ाऊंगा मैं आगे बाद में आपको, वो आपके आएगा कैपेसिटर वाले चैप्टर के बाद वाले में आएगा। ठीक है, कैपेसिटर के चैप्टर। तो m0 बाई ए, अब देखो यहाँ पे मास चेंज हो रहा है। तो मास क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अगर कोई बॉडी लाइट की स्पीड से मूव करेगा तो उसका मास क्या हो जाएगा, उसका मास चेंज हो जाएगा। लाइट की स्पीड से आधा भी करोगे तो ये m की वैल्यू जो है वो m0 के बराबर नहीं होगी, m0 की वैल्यू m0 से ज्यादा ही आएगी। ठीक है, इसलिए लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता, मास तो वेरी कर रहा है लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता। मान लो 1 kg की बॉडी है, 1 kg की बॉडी ली मैंने, और इसमें मान लो 10 कूलाम चार्ज है, तो इसको लाइट की स्पीड से अगर मैं ले जाऊंगा तो 1 kg की बॉडी का मास कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन चार्ज उस पर कितना रहेगा, चार्ज उस पर 10 कूलाम ही रहेगा, तो चार्ज चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो चार्ज वेरी नहीं करता, लेकिन एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या होगी बताओ, चार्ज डेंसिटी जैसे सिंपल आपकी डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है। उसी तरह से चार्ज डेंसिटी क्या होगी, पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, वो चार्ज डेंसिटी होगी। एक्चुअल में जो आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया, ये मास के लिए दिया, लेंथ के लिए दिया और टाइम के लिए दिया। टाइम की भी ऐसी इक्वेशन होती है, T बराबर टी नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो टाइम क्या होता है, टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है एज कंपेयर टू टी नॉट। ठीक है, तो टाइम भी जो है वो लाइट की स्पीड पे डिपेंड करता है, टाइम भी वेरी कर सकता है। ठीक है, जो टाइम आपके लिए चल रहा है वो टाइम ऐसा नहीं है सबके लिए चल रहा है। कोई अगर लाइट की स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसके लिए टाइम क्या होगा, बहुत ही धीरे चलेगा। ठीक है, उसके लिए टाइम बहुत ही धीरे चलेगा। आपके यहाँ पर 50-60 घंटे हो जाएंगे और उसके 1 मिनट ही वो होगा शायद। तो चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू बाय एल। मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी ली है, लीनियर होती है, एरियल होती है और वॉल्यूम होती है, 3 अलग अलग टाइप होते हैं। तो मैंने कोई रॉड ली और रॉड पे जो चार्ज डेंसिटी होगी उसका होगा लैम्डा बराबर क्यू बाय एल। ठीक है,